इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले मेरे कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राजू केरनी का। राजू, आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई क्या हो रही है? माहौल ठीक रहे, जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जिस दिन से टारगेट किलिंग जो है वो शुरू हुई है कश्मीर घाटी में, उसी दिन से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट जो था उसको और इंटेंसिफाई किया, और उसी का नतीजा है कि पिछले जो है 9 दिन में जो है 13 किलिंग्स जो हैं मिलिटेंट्स की हुई हैं, जिसमें मिलिटेंट के जो है कुछ टॉप कमांडर भी हैं वो मारे गए हैं। हालांकि कुछ जो है नए मिलिटेंट जो भर्ती हुए थे उनको भी इस जो एनकाउंटर चल रहे हैं उनमें उनको भी मारा गया है, इन ऑपरेशंस में उनको भी मारा गया है। और पुलिस की तरफ से सबसे बड़ी जो बात है और उनका ये कहना है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बाकी सोर्सेज जो इंटेलिजेंस के हैं, उससे जो है इन सभी किलिंग जो अभी तक हुई है। ठीक है, कार्रवाई क्या हो रही है ये मैं जानूंगा आपसे राजू। मैं नीना का रुख करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले 2 युवकों की हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार का इस पर क्या कहना है? नीना से जानते हैं, उनके साथ परिवार वाले मौजूद है। नीना, सर, हम इस वक्त है सगीर अहमद के घर पर, जहां शोक का माहौल व्याप्त है, और उनके छोटे भाई नईम अहमद हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। रात में 8:30 बजे खबर मिली है अपने भाई की, तो 1.5 घंटे पहले हमारी उनसे बात हुई, और ये चाहते हैं जिसने भी हमारे भाई की हत्या किया है उनको ज्यादा से ज्यादा कैदी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ हमारी जो 4 भतीजे आएंगे हैं, 4 बेटी हैं और 1 बेटा है, लेकिन काम के हालात की वजह से तो यहाँ से जाना पड़ा है। 1-1.5 साल से वो काम कर रहे थे, तो हमारे जो भतीजे हैं वो वहाँ काम करते हैं बाड़मेर में। दोनों हमारे बड़े भाई भी वहीं काम कर रहे थे कश्मीर में, और हमारे भतीजे भी वहीं काम कर रहे थे बाड़मेर में, जोधपुर के पास में। हालात की वजह से घर के हालात बहुत नाजुक है। हम चाहते हैं सरकार से की मदद होनी चाहिए हमारे बच्चों की, बस ये इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, परिवार का क्या कहना है हमने जाना। फारूक का मैं रुख करता हूं, श्रीनगर से मेरे साथ है फारूक। जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, पहले हिंदुओं को, सिखों को टारगेट किया गया, अब नॉन लोकल को टारगेट किया जा रहा है, जो कश्मीर के रहने वाले नहीं है लेकिन अपने ही देश में, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग अपने ही देश में काम नहीं कर सकते, ये एक दहशत फैलाने की कोशिश है। फारूक, अगर आप तक आवाज आ रही है? जी, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, पहले हिंदुओं और सिखों की हत्या करके, और अब ऐसे लोगों की हत्या करके जो कश्मीर में अपनी रोजी रोटी के लिए आए। निस्संदेह ही जिस प्रकार से ये अटैक किया गया, कल मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, उसी स्पॉट पे, तो यहाँ पे मेरे दाईं साइड से जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अटैक कल शाम को किया गया मिलिटेंटों के द्वारा। और यहीं पर वो रेडी वाला अरविंद कुमार जो है अपनी रेडी लगा रहा था और गोलगप्पे बेच रहा था, साथ में बेलपूरी भी वो यहाँ से बेच रहा था और अपना परिवार चला रहा था। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि इस जगह से थोड़ी ही दूर यहाँ पे सीधे जो आपको रोड नज़र आ रहा है, वहाँ पे CRPF का बैंकर भी है, और इस साइड में एक और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बैंकर हैं वो भी इसी जगह मौजूद हैं। और इस प्रकार की घटना को यहाँ पर अंजाम देना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी अब चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीते 20 मिनट के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया, एक यहाँ पर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जिसमें अरविंद कुमार की हत्या की गई, और उसके तुरंत बाद पुलवामा क्षेत्र में एक और घटना को अंजाम दिया गया जिसमें जहीर अहमद जो कि यूपी का रहने वाला है उस पर गोलियां चलाई गई, उसके बाद उसकी भी हत्या हो गई। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं के बाद जिस प्रकार से पुलिस का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब तक हमने 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया है जो कि सिविलियन किलिंग्स में शामिल थे श्रीनगर में, और तीनों के जो स्थान है वो श्रीनगर में ही बताए जा रहे हैं। 2 मिलिटेंट श्रीनगर के हबा के दल इलाके में, और एक को कल मुठभेड़ में पांपोर इलाके में जो है मारा गया, और वो छानपुरा श्रीनगर में है। इसके बावजूद IG कुमार का कहना है कि अभी भी कुछ मिलिटेंट सक्रिय हैं श्रीनगर में जो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब जो नॉन लोकल यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर या फिर श्रीनगर में है, उनके अंदर काफी ठीक है फारूक, मैं आपके पास आऊंगा, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं SP वैद साहब का रुख करूंगा।
एसपी वैद साहब, अचानक से ये माहौल खराब होने के पीछे की वजह क्या समझते हैं आप? हम देखें सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है ऐसा नहीं है, पुंछ में हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं। जी, ऐसा है कि जो सुरक्षा बलों की कामयाबी हो रही थी कश्मीर में, कुछ अरसे से आपने देखा बहुत सारे टेररिस्ट कमांडर मारे गए, उनके बहुत सारे रैंक्स एलिमिनेट हो गए, वो डिप्लीट हो रहे थे, उनके हथियारों की कमी होती जा रही थी। तो ये सब माहौल के बाद मुझे लगता है जो पाकिस्तान में ISI हैंडलर हैं उन्होंने रणनीति में तब्दीली लाई है ताकि एक बुखलाहट पैदा की जाए, एक डर का माहौल पैदा किया जाए और सॉफ्ट टारगेट्स, और ये जो सिविलियन है पहले माइनॉरिटीज को टारगेट किया, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, और अब आउटसाइडर्स को, ये 2-3 किस्म के मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एक कि यहाँ जो गवर्नमेंट, जो सरकार की प्रक्रिया थी कि अब नॉर्मल सी आने से हम कश्मीरी पंडितों को वापस पुनर्वास कराएंगे, और जो PM योजना के तहत बहुत सारे माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित को जॉब दिया जा रहा था कश्मीर में, उनको ये मैसेज है कि वो सिक्योर नहीं है कश्मीर में, और कश्मीरी पंडितों का वहाँ दोबारा बसने के लिए एक चुनौती है। दूसरा, जो एक नैरेटिव 370 के बाद स्टार्ट किया गया कि यहाँ का जो वो है पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो बदल दिया जाएगा, लोग बाहर से आएंगे। तो ये एक मैसेज टेररिस्ट ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि आउटसाइडर्स यहाँ वेलकम नहीं है। मैं एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो भी ये कर रहा है वो कश्मीरियों का वो उनका हमदर्द नहीं है, उनका दुश्मन है। क्योंकि अगर यहाँ से सारी लेबर चली गई तो कश्मीरी आम आदमी को बहुत तकलीफ होगी। वहाँ आप जानते हैं सारी कंस्ट्रक्शन, सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी, सारी इवन जो सेब की फसल होती है, हर चीज में बाहर की लेबर काम आती है। और वो ये जो ऐसी कार्रवाई जो आतंकी कर रहे हैं वो कश्मीरी लोगों के दुश्मन है। इसलिए जरूरी है कि पुलिस को आम आदमी, आम लोगों की मदद लेकर इन आतंकियों को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है, मैं IG कश्मीर मिस्टर कुमार का स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कल कहा कि हमने अभी तक 9 ऑपरेशन में 13 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। इसका जवाब यही है कि जो भी ये ये जो घिनौना के खेल खेल रहे हैं उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो और ऐसी कार्रवाई ना कर पाए। ये एक आउटसाइडर्स के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप कश्मीर में वेलकम नहीं है। इसका बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट्स कश्मीर पे होंगे और आम आदमी को बहुत तकलीफ होगी कश्मीर। शौकत चौधरी साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर चलाने की कोशिश हो रही थी कि भाई एक निवेश आए बाहर से, बाहर के लोग यहां पर काम भी करने आए, जम्मू कश्मीर के अपने जो युवा हैं उन्हें नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, एक बहुत बड़ा मैसेज देकर डराने की कोशिश की गई कि आप यहां पर वेलकम नहीं हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में चाहे 1990 से लेकर के 2002 तक के हालात हों या उसके बाद का जो हमारा काफी इसमें मिलिटेंसी में या इन चीजों में जो है वो गिरावट भी आई, तो जो बाहर के लोग थे, चाहे वो यूपी से थे, बिहार से थे, झारखंड से थे या आउट ऑफ स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी भी स्टेट के लोग थे, वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो है वो काम कर रहे थे, चाहे वो किस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। तो ऐसा हमने नहीं देखा है, लेकिन कुछ अरसा से ये चीजें देखी जा रही हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर आपको याद हो, मैं डॉक्टर SP वैद साहब जो हमारे DGP रहे हैं, ये बहुत करीब से इन चीजों को जानते हैं। आप 90 से लेकर 2002 तक के हालात में देखिए, एक सिचुएशन वो थी और एक सिचुएशन जो है ये पिछले 2 साल से बनी है। हम तो ये इस चीज पर भरोसा करके बैठे थे कि सरकार ने बहुत अच्छे से संजीदगी से ये कहा है कि हम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और ये सारे हालात जो हैं इनको ठीक करने के लिए हमें 6 महीने दे दीजिए। अब ये 2 साल से ज्यादा हो रहे हैं,
तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि सरकार इन चीजों को लेकर के जो है वो क्या संजीदा नहीं है, क्या सीरियस नहीं है कि आप यहाँ पर सिविलियंस की जो एक सिलेक्टिव किलिंग्स हैं, मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब लोग जो हैं, ये अगर ये लोग ठीक है, ठीक, जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब एसपी वैद साहब लेता हूं, एसपी सिन्हा जी से भी लेता हूं, लेकिन उससे पहले ब्रिजेश के पास चलते हैं। वो पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बिहार के युवक की भी हत्या की गई है। किस सोच के साथ परिवार ने उस युवक को यहां काम करने भेजा? जब यहां था, क्या उसने अपने परिवार से बात की? क्या कभी उस तरह का अंदेशा उसे हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उसके साथ? ब्रिजेश। बिल्कुल नहीं विशाल, और यहाँ पे सिर्फ ये अरविंद शाह की बात नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं जो पंजाब में जाते हैं काम करने के लिए, कश्मीर में जाते हैं, और 370 हटने के बाद एक माहौल बना था कि एक डर का माहौल जो पहले था वो हटा था, और बिहार के जितने भी जो पलायन करके वहाँ पे रेहड़ी लगाते थे या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, वो लोग पंजाब के बाद कश्मीर भी जाना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो अरविंद शाह का है, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है विशाल, और 3 महीना पहले ही उनके बड़े भाई की मौत हुई थी कोरोना की वजह से। तो 3 महीने के बाद अरविंद की भी हत्या हुई है। तो एक अरविंद शाह के परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है, और सरकार ने यहाँ पे, प्रशासन ने 2 लाख मुआवजे की बात की है। लेकिन एक ये मैसेज जो है, क्योंकि बिहार के लोग अक्सर यहाँ पे जो इलाका है, खासकर सहरसा है, बांका है, भागलपुर है, इससे पहले भी वीरेंद्र पासवान जो गोलगप्पे का रेहड़ी लगाते थे वहाँ पे कश्मीर, उनकी हत्या हुई थी। ऐसे तमाम लोग हैं जो पहले पंजाब जाते थे, क्योंकि बिहार में जो अधिकतर जो पलायन होता है वो पंजाब पे होता है। वहाँ पे किसान जो होते हैं वहाँ पे जाके खेती करते हैं यहाँ पे बिहार के लोग। लेकिन 370 हटने के बाद विशाल, वो कश्मीर का भी उन्होंने रुख अख्तियार किया था, वहां भी जाके वो ठीक, बिल्कुल अंदेशा नहीं था, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से, बिहार से युवक काम करने के लिए, रोजगार के लिए कश्मीर जा रहे थे बिना किसी डर के। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, जिस तरीके से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, प्रशासन ने, सुरक्षा बलों ने अमन शांति को बरकरार रखने के लिए, कश्मीरी पंडितों को फिर बसाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने के लिए, निवेश लाने के लिए जो कोशिश की है, ये कितना बड़ा झटका है ये घटना? हेलो, क्या यार जी एसपी सिन्हा साहब। एसपी सिन्हा साहब, ऑडियो नहीं जा रहा। मैं इसी सवाल का जवाब एसपी वैद साहब से लेना चाहूंगा, जो बात शौकत जी ने भी पूछी कि 370 हटने के बाद हमने जबरदस्त कार्रवाई की है अमन शांति को बरकरार रखने के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक मैसेज भी देती हैं और फिर से उसी दहशत के माहौल में लेकर जाती। बिल्कुल जाती हैं, और इसका मकसद ही वही है ताकि दहशत का माहौल दोबारा क्रिएट किया जाए। क्योंकि जिस तरह से हालात बदल रहे थे, निवेश आने लगा था, डेवलपमेंट होने लगी थी, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बन रहा था, बहुत सारे, जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई भारत सरकार की, उसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। उस बहुत सारे लोग निवेश करना चाहते थे, 40-50 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो पार इनके आका बैठे हैं वो इससे बुखला गए हैं कि इससे वहाँ रोजगार हो जाएगा, कश्मीरी बच्चों को काम मिलेंगे, डेवलपमेंट होगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो यहाँ ये इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, टेररिज्म की उनको बुखलाहट होती है इन चीज़ों से। और यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे। तो ये इस तरह आपने देखा पिछले 3 महीने में इतना टूरिज्म आया, जुलाई में 10 लाख से ऊपर, अगस्त में 11 लाख से ऊपर, सितंबर में 12 लाख से ऊपर। तो ये हालात को बिल्कुल बदल रहा था। आपने देखा पत्थरबाजी की हादसे बंद हो गए थे, हालात बिल्कुल नॉर्मल होने लगे थे। तो इसीलिए रणनीति में तब्दीली लाई है, क्योंकि टेररिस्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जे.एंड.के पुलिस से भिड़ते थे, वहां उनकी कैजुअलिटी होती थी, उनके हथियार जाते थे। तो इसमें मैं पिछली बार भी ये कहा कि ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न का कार्रवाई हो रही है। इसमें आपको 2-2 टेररिस्ट के 3-4-5 ग्रुप बनाने हैं और उनको छोटे हथियार, पिस्टल देकर आप कितना खौफ पूरे कश्मीर में पैदा कर सकते हैं। और ये रणनीति बदलकर इन्होंने ये शुरू किया है। इसके लिए जरूरी है कि हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जे.एंड.के पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको
और इसको अपना लोगों के साथ तालमेल रख के अच्छा इंटेलिजेंस जनरेट करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये और डैमेज करे। ठीक है एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक कमेंट इफरा से। इफरा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस घटना का किसी को हो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को, जम्मू कश्मीर की बेहतरी को और यहां के युवाओं के रोजगार को, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट जो है उसकी हत्या मैं कहूंगी, और उसकी इकोनॉमी की हत्या 370 के बाद जो एक एक्सटेंडेड लॉकडाउन लगाया गया था इंटरनेट का, मोबिलिटी का, लोगों का, गाड़ियों का, उसी से हो गया था। इनफैक्ट पहले 2 महीने में ही जम्मू और कश्मीर को 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है एनीवे बंद हो गए थे सरकार की रणनीतियों की वजह से। उसके बाद आज जो डेटा सरकार की तरफ से आया है उसमें यह भी पता चला है कि जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वो बेरोजगारी जो 2010 में 3% हुआ करती थी, आज करीबन 21% है, और 21% जम्मू और कश्मीर का युवा जो है बेरोजगार है। तो ये जो बेरोजगारी की, ये जो डेवलपमेंट और रोजगार की कहानियां सुनाई जाती हैं बीजेपी की तरफ से, ये वैसी ही कहानियां हैं जैसे नॉर्मल सी की कहानियां सुनाई जाती थी कि नॉर्मल सी है, नॉर्मल सी है। मैं आपको याद दिला दूं, जब तक बिंद्रो जी की हत्या की गई, और मैं कहूंगी बहुत ही निंदनीय तरीके से हत्या की गई, तब तक 22 सिविलियंस इस साल मर चुके थे और उनको मौत के घाट उतारा गया था इन्हीं तरीके की घटनाओं में। जब वो 22 सिविलियंस मर रहे थे और हम कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है, देखो इधर की तरफ थोड़ा ध्यान दो, हमें कहा जा रहा था आप कश्मीर के विकास के साथ काम नहीं करना चाहते, आप कश्मीर के दुश्मन हैं। तो आज ये कोई नई बात नहीं है, इस साल ऑलरेडी 32 किलिंग्स हो चुकी हैं, और जब मिस्टर बिंद्रो जी की किलिंग से पहले 22 किलिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी। और जहां तक आप देखेंगे, जो अभी तक हमारी परेशानियां थी, ये ऑलरेडी मोर और लेस शुपियान के डिस्ट्रिक्ट में या नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में सहमत थी। पिछले साल श्रीनगर में उतने इनकाउंटर हुए जितने शुपियान में हुए। अब तो श्रीनगर में भी कोई सेफ जोन नहीं है। आपका देखिए सेफ जोन्स तक यहाँ पे खत्म किए जा रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल गुपकार के बाहर का एरिया था, मोर और लेस एक अंडरस्टैंडिंग थी, सेफ जोन था। यहाँ पे आज वहां पे भी किलिंग्स हो रही है। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आपके ग्रेनेड अटैक चल रहे हैं, आपके बीच में राजबाग तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने सेफ एरिया जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सरपंच, सारे सरकारी अधिकारी, सभी लोग रहते हैं। तो ऐसे में हालात जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। ठीक है, गुरु प्रकाश में मेरे साथ बीजेपी से जुड़ गए एसपी सिन्हा साहब भी इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। सवाल ये भी पूछेंगे कि राजनीतिक दलों का रोल क्या है, उन लोगों का रोल क्या है जो खुलकर आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उनके सिंपैथाइजर हैं और इस तरह की घटनाओं के बाद उनकी निंदा नहीं करते, उनका रोल क्या है। जम्मू कश्मीर में हालात अगर फिर से बेहतर करने हैं, अमन शांति की ओर जम्मू कश्मीर को लेकर जाना है, तो यहां से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आतंकी बौखला गए हैं, अब बड़े संगठन नहीं बचे हैं, अब वो AK-47 से हमला नहीं कर रहे हैं, अब वो आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। वहां पुंछ में 9 जवान शहीद हो गए, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से विशाल जी, ये देखिए ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है कुछ ऐसे लोगों की जिनको दुख है, जिनके मन में पीड़ा है कि 370 के हटने के बाद जिनकी मठाधीशी, जिनकी सत्ता, जिनका भ्रष्टाचार, जिनका आतंकवाद समाप्त हो रहा था, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको दुख हो रहा है और इस दुख और बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। देखिए विशाल जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान जी के साथ क्या किया इन लोगों ने, बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार जी के साथ क्या किया इन लोगों ने। बिहार के लोग, बिहार के श्रमिक वहां जाते हैं रोजगार की तलाश में और वहां काम नहीं चलेगा। मैं बताना चाहता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि कुछ दिनों पहले जब वीरेंद्र पासवान जी की हत्या जिन लोगों, गुरुप्रकाश जी आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं एसपी सिन्हा का रुख करूंगा। एसपी सिन्हा साहब, ये कहना कि ये बौखलाहट है आतंकियों की, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के स्टेटमेंट से काम चलने वाला है। जब उत्तर प्रदेश से आने वाला व्यक्ति, बिहार से आने वाला व्यक्ति रोजगार की तलाश में यहां पर आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में एक बहुत खराब मैसेज जा रहा है। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से अब काम नहीं चलेगा। देखिए खराब संदेश तो जा ही रहा है। जो जिहादियों की सोच थी 1990 में कि नॉन मुस्लिम्स को कश्मीर से उठा के बाहर फेंको, वही स्ट्रेटजी फिर से अपनाई जा रही है और उसका 2 मकसद है। जो भय का माहौल कायम किया जा रहा है उसके 2 मकसद हैं। जो वहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं
उनको भय के मारे या तो मार दो या भागने पे उनको पूरी तरह से फोर्स करो। दूसरा, जो आने की सोच रहे हैं, जो पंडितों हिंदुओं वापस आके घर वापसी करना चाहते हैं, उनको इतना डरा दो कि वो कश्मीर आने की सोचे नहीं। ये दो फोल्ड स्ट्रैटेजी। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से नॉर्मलसी हो रहा है, देखिए स्टोन पेल्टिंग की मतलब संख्या एकदम 0 के करीब हो चुकी है। तो इससे पाकिस्तान और जो उसके सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, वो समझते हैं कि ये इसी तरह से नॉर्मलसी बढ़ता रहा है तो उनकी जो महत्व है वो कश्मीर में ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए ये भय का माहौल बना रहे हैं। चौथी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि टेरर स्ट्रक्चर के बारे में इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये पता करना पड़ेगा कि टेरर स्ट्रक्चर के कौन हिस्से हैं, कौन कौन लोग हिस्सेदार हैं, सदस्य हैं, कौन हथियार देता है। हम और आप हथियार बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते। हथियार कश्मीर में आ कैसे जाता है, कौन लोग एम्यूनिशन देता है, कौन लोग पैसा देता है, कौन लोग रात को शेल्टर देता है, कौन लोग जब आतंकी को सेना घेरती है तो एग्जिट रूट भागने के लिए मौका देता है। वो अब उनका भी तो चार्ज है अबेटमेंट का, तो वो भी तो शामिल है आतंकवाद में। तो मेरी तरफ से वो भी आतंकी हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक पूरी तरह से टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक ये टेक्निक चलता रहेगा। ये अभी जो पाकिस्तान है वो लोन वोल्फ टेक्निक लगाया है। एक आदमी को हथियार दो, वो जाके एक आदमी को मार दे और इस तरह से न्यूज में बने रहो, क्योंकि जिस तरह से सेना नहीं सेना साहब, ये सिर्फ आम नागरिकों की टारगेट किलिंग हो रही है, बात ये नहीं है। आप पुंछ के ऑपरेशन को तो देखिए, वहां 9 जवान शहीद हो चुके हैं अब तक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में। ये सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया जा रहा। एकदम नहीं, आम नागरिक और सेना, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि आज कश्मीर में जो वो मुहिम चलाना चाहता है उसके बीच में तो सेना ही खड़ी है। तो सेना यदि जो उसके लिए अड़चन है पहले उसको भी हटाओ, तो जवानों को तो टारगेट किया ही जाएगा। जवानों को तो पहले भी टारगेट किया जा रहा था, उस रणनीति में तो कोई बदलाव नहीं है। जो सिविलियन को, इंडिविजुअल सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है उसमें रणनीति में बदलाव लाया गया है आतंकियों के द्वारा। तो जब तक टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया जाएगा विशाल जी, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आने वाली है। हम लोग इस तरह से यदि सॉफ्ट रहेंगे तब बात बनेगी नहीं। आप पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कीजिए, पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त कीजिए, तब नया बिल्डिंग बनेगा जिसमें विश्वास, प्रेम, अपना इंडस्ट्री और ट्रेड। कारपेट इंडस्ट्री की क्या हालत हो गई, टूरिज्म का इंडस्ट्री का क्या हालत हो गया। नहीं सिन्हा साहब, आप जो कह रहे हैं टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना पड़ेगा, तो टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने से रोका किसने? सवाल तो यही है गुरु प्रकाश पासवान। गुरु प्रकाश जी देखिए, ऐसा है कि लगातार हमने जी देखिए विशाल जी, ऐसा है कि 370 के हटने के बाद हमने देखा है कि जिस प्रकार विकास की नई धारा जम्मू कश्मीर में बही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। IIT हो, एम्स हो, और लगातार SP वैद्य साहब भी यहाँ बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि 80% तक की गिरावट आई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई है, ये बहुत दुखद है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ की थी, उसको एनकाउंटर करके उसको मार गिराया गया। इसीलिए आज की जो सरकार है वो सक्षम है, वो काबिल है, और आतंकियों के सामने उनसे किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करेगी। हत्या का जवाब हत्या होगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं ये जो बौखलाहट है जिन लोगों की, कुछ परिवारों ने जम्मू कश्मीर को अपना ऐशगा समझ लिया था, वो चाहे मुफ्ती परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, उनको भी आत्मदहन करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह सजग है, सरकार पूरी तरह तैयार है और सरकार इंसाफ दिलाएगी, इसमें आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और लगातार सरकार काम कर रही है, विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो और जस्टिस भी हो। SP वैद साहब, जो बात SP सिन्हा जी ने कही कि टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना होगा, पता लगाना होगा कि इन्हें शेल्टर कौन दे रहा है, इन्हें हथियार कौन दे रहा है, इन्हें पैसे कौन दे रहा है, इन्हें जानकारी कौन दे रहा है, स्थानीय स्तर पर इनकी मदद कौन कर रहा है। पर हमने तो यही दावा किया था ना कि 370 का एक बार खात्मा हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। विशाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सिन्हा साहब, और उस पे जो हमारे मनोज सिन्हा जी की सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। और लेकिन इसमें वक्त लगता है, जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, उसको डिमोलिश करने में समय लगता है, ओवरनाइट नहीं होगा। और जो 70 सालों से सोसाइटी के हर शोबे में एक सिनक सी लगी है, उसको निकालने में वक्त लगता है। तो आप देखते जाइए, आगे आगे
अगर इसी तरह कार्रवाई रही तो इसको पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा। जो इकोसिस्टम है उसको बिल्कुल वो करना ज़रूरी है, डिमोलिश करना ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हालात अफ़गानिस्तान में बन रहे हैं और जो आपने देखा पुंछ में हमारे 9 फौजी शहीद हुए, ये एक आने वाले दिनों का संकेत है। आप के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी है और आईएसआई उन टेररिस्ट को वहां से डाइवर्ट करेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी वर्ग जो हमारे सोसाइटी के हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने सभी के साथ काम किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, पीडीपी के साथ, एज आईजी, एज एडीजी, एज डीजीपी। जिस तरह से पंजाब में प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान की थी, सब ने मिलकर उसको डिफीट किया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी मदद दी। जरूरी है, हमारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं, उस पे आप जरूर मुद्दों पर लड़ाई जरूर करिए, लेकिन जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मेरी सबसे अपील है कि सब मिलकर, हर वर्ग सोसाइटी का। एसपी वैद साहब, जब आप कहते हैं सब मिलकर, तो यहां पर उन राजनीतिक दलों की भूमिका शौकत चौधरी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जब आतंकियों के सिंपैथाइजर पर एक्शन लिया जाता है तो यह कहा जाता है कि ये भोले भाले युवाओं ने फंसाया जा रहा है। जब आतंकी हमला हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि कहां थे सुरक्षा बल, कहां था इंटेलिजेंस, कहां थी पुलिस। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये कहना है जाती तौर पर, अभी एसपी सेना साहब कह रहे थे, 2 चीजें हैं यहां पर। आप मुझे ये बताइए कि राजौरी पुंछ में और राजौरी के थना मंडी में कौन से कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनको वापस आना है और उनकी वापसी पर जो है ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जबकि राजौरी के थना मंडी एरिया जो है उसमें 2021 साल में 4 से 5 बार इनकाउंटर हो चुके हैं और हमारे जेसीओज और जो नौजवान हमारे शहीद हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको आम कश्मीरी को आप मिलिटेंसी के साथ जोड़ेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और दूसरी ये बात है कि आप कह रहे हैं कि अगर मिलिटेंसी, एंटी मिलिटेंसी अगर कोई कहीं पर काम होता है तो हम उसमें जो है वो गलत कहते हैं। हम गलत कहाँ कहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो आम आदमी है, जिसका कसूर कोई नहीं है, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप टेररिस्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? और खास करके पिछले 2 साल में सरकार के पास कोई जवाब है, बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब है कि वो ये कह दे। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जबकि हम पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो गई, हालात ठीक हो गए, और दूसरी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि नहीं सर, हालात जो वो ठीक नहीं हुए हैं, अभी टेररिस्ट आ रहे हैं। तो ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको किसने रोकना है? आम आदमी ने रोकना है। ये हमारी एक्सेस में नहीं, है। रोकना तो पुलिस नहीं है, सुरक्षा बलों नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जब कार्रवाई की जाती है तो ये नहीं कहना चाहिए कि आतंकियों के सिंपैथाइजर नहीं है, तो भोले भाले युवा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। जब आतंकी हमला हो जाता है तो कहा जाता है कि आप रोकने में सक्षम नहीं है। एसपी सिन्हा, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टोन पेल्टिंग में क्या लोकल्स उनको सपोर्ट नहीं करते? क्या जब सेना घेर लेती है किसी घर को तो उसको भगाने में मदद नहीं करते? क्या सेना के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट नहीं देते थे कि सेना आने वाली है? तो ये क्या राष्ट्रभक्ति है? सवाल ये पैदा होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि फेज़ 1 में इंटेलिजेंस सोर्सेज का मदद लेके, कुछ लोकल्स का मदद लेके आप एक ऐसा डाटाबेस तैयार कीजिए कि OGWs कौन हैं, स्लीपर सेल्स कौन हैं, सिंपैथाइजर कौन हैं, सपोर्ट कौन देते हैं, रात में लोग किसको, आतंकियों को लोग रखते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको ध्वस्त कीजिए। जब तक देखिए ये बिल से तो निकलते हैं, फिर बिल में छुप जाते हैं, और जिस बिल में ये रहते हैं उसको तो ध्वस्त करना पड़ेगा ना। एक सांप को मारने से काम नहीं चलेगा, पूरे का पूरा बिल डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और इंटेलिजेंस के माध्यम से डाटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक आतंकी मारिए, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मारिए, तीसरा खड़ा हो जाएगा। ये
ये खाली कुछ लोग धर्म के कार्ड पे, मुस्लिम कार्ड पे इस तरह का पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रखता है? आप ये नहीं समझते हैं, ये नहीं, आप ये नहीं देखते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि तिरंगा का अपमान होता है, तिरंगा का अपमान होता है। अरे आप फिर आप सपोर्ट में आ जाते हो कि एचआर इशू करने लगते हो। सेना जाति जोर लगा रही है, सेना जोर लगा रही है, सेना जाति कर रही है, आप ये बोलना शुरू कर देते हो। सवाल ये है, आप फिर शुरू हो जाते हो सेना जाति कर रही है। अरे कर्नल एन रॉय ने क्या कहा था कि जिहादियों का एक ही पनिशमेंट है, मौत। ये समझना पड़ेगा, जो राष्ट्रद्रोह करेगा उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा ना। आप अरे तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलते हो? मगर आप ये सारी चीजें हम पर मत थोपिए ना। आप सपोर्ट क्यों करते हो? हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो इनोसेंट है, जिसका कसूर कोई नहीं है, आप उस पर कार्रवाई मत करिए। आप खाना क्यों देते हो? आतंकियों को खाना क्यों देते हो? एमिशन क्यों देते हो? काम करने से जगह क्यों देते हो? ठीक एक आखिरी कमेंट इफ्रा, अगर माहौल सुधारना है सारे राजनीतिक दलों को साथ आना होगा, फिर ये नहीं कहा जा सकता कि सेना ज्यादती करे, जैसा कि एसपी सिन्हा ने कहा। अजीब सी बात तो ये है विशाल की बार बार लोग कह रहे हैं कि आप लोग से इनको खाना क्यों देते हो। ये वही लोग हैं जो लाइनों में वोट देने लग जाते हैं प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकवादियों को, और अपने आतंकवादियों को पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, उनको अपनी स्टेट असेंबली में पहुंचाते हैं। आप चाहे देखें कि काफी इन लोगों पे कैसे कैसे केसेस लगे हुए हैं। तो अजीब सी बात ये है कि मैं इन लोगों से आपको याद दिला दूं कि एक बार जब भीड़ हत्या हुई थी, जायंत ठाकुर जो उस टाइम के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जायंत ठाकुर जी ने उन भीड़ हत्या अक्यूज्ड वालों को फूलों की माला चढ़ाई थी, और वो भी पब्लिक में। तो बीजेपी समर्थक लोग जो हैं, अगर वो मैं यही आपसे इफ्रा कह रहा था कि ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए राजनीतिक दलों को साथ आना होगा, आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर। गुरु प्रकाश, आखिरी कमेंट, 30 सेकेंड। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है, तो हम ये भी कहते हैं जम्मू कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.